गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमए फाइनल की क्लास में आज हम देखेंगे भारतीय संघवाद की प्रकृति। भारतीय संघवाद अपने आप में अनोखा है। इसे अनोखा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका बहिरंग संघात्मक है व अंतरंग एकात्मक है। समय और आवश्यकता के अनुसार भारतीय संघवाद के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। यह आवश्यकता और समय के अनुसार कठोर और शिथिल होता जाता है। इसकी अनोखी विशेषता यह है कि भारतीय संघवाद शांति काल में संघवाद व आपातकाल में एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसके स्थान पर किस शब्द से भारतीय संघ व्यवस्था को संबोधित किया गया है? भारतीय संविधान में फेडरेशन या संघ के स्थान पर राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इसकी एक खास वजह है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। हमने देखा कि भारतीय संघ विपरीत प्रक्रिया यानी केंद्र विमुखी प्रक्रिया के तहत अस्तित्व में आया और ये राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। अतः इस खास स्थिति और संघवाद की खास विशेषता कि कोई भी घटक इकाई भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकती, इन विशेषताओं को इंगित करने हेतु खास शब्द राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। H.B. पाटसकर के अनुसार हमने संघ ढांचे को बनाए रखा है, लेकिन इसके अंतर वस्तु में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी हमने संघीय ढांचा तो बनाया है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके आंतरिक व्यवस्था में परिवर्तन कर लिया है। ऐसे ही कैसीवियर के अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। कई विद्वान इस विशेषता के कारण भारत को पूर्ण संघ नहीं मानते। वे विद्वानों के कई वर्ग हैं जो या तो भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश मानते हैं। एक वर्ग विद्वानों का यह मानता है कि भारत अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, और एक वर्ग यह भी मानता है कि भारत पूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो कैसीवियर उन्हीं विद्वानों में से एक है जो ये मानते हैं कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक अधिक है। ऐसे ही जे.एन. जोशी के अनुसार जे.एन. जोशी ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत संघ राज्य नहीं है, अपितु अर्धसंघ है और इसमें कतिपय एकात्मकता के भी लक्षण हैं।
जी.एन. जोशी भारत को अर्धसंघीय राज्य मानते हैं। इसी तरह संघवाद के विद्वान प्रोफेसर अलेक्जेंडर विच ने द इंटरनेशनल कंपैरेटिव लॉ में, इंटरनेशनल कंपैरेटिव लॉ एक जर्नल है, और इस जर्नल में उन्होंने लिखा है, भारत एक सच्चा संघ है, तथापि अन्य संघों की भांति इसकी अपनी कुछ निराली विशेषताएं हैं। भारत को अर्धसंघात्मक कहना मिथ्या है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर विच भारत को पूर्ण संघ राज्य मानते हैं। तो यहाँ तीनों ही वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। कैसी वेयर एकात्मक संघीय व्यवस्था वाला देश भारत को मानते हैं, जी.एन. जोशी अर्धसंघ मानते हैं, और अलेक्जेंडर विच पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र भारत को मानते हैं। नॉर्मन डी पामर ने द इंडियन सिस्टम में लिखा है, भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिन्होंने संघीय स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है। यानी नॉर्मन पामर भी भारत को पूर्ण संघ मानते हैं, और वे ये स्वीकार करते हैं कि भारत एक ऐसा संघीय राष्ट्र है जिसने संघीय व्यवस्थाओं को अपनी आवश्यकता और आंतरिक व्यवस्था के अनुसार ढाला है। डॉक्टर सुभाष कश्यप लिखते हैं, दल बदल और राज्यों की राजनीति में प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को फेडरल कह सकते हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय संसद जब चाहे राज्यों के नाम, सीमाएं, आकार, क्षेत्र आदि बदल सकती है, उनका विभाजन कर सकती है, उनके क्षेत्र के टुकड़े कर पड़ोसी राज्यों में बांट सकती है, और मानचित्र से किसी राज्य विशेष को पूर्णतः मिटा सकती है। जब चाहे राज्यों की प्रतिनिधि सरकार को समाप्त कर सकती है, और किन्हीं भी राज्यों या राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकती है। यहाँ डॉक्टर कश्यप ये प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय संसद को राज्यों के पुनर्गठन में जो शक्तियां प्राप्त है, उसके संदर्भ में ये सारे लक्षण एकात्मक शासन व्यवस्था को इंगित करते हैं, लेकिन फिर भी भारत एक पूर्ण संघात्मक शासन है, पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है। भारतीय संघ व्यवस्था का अध्ययन करने के दो दृष्टिकोण है, दो अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन फेडरेशन है। ये दोनों दृष्टिकोण अपने अपने ढंग से भारतीय संघ व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, और इनके माध्यम से भारतीय संघ व्यवस्था को कसौटी पर कसा जाता है। ये दो दृष्टिकोण है, वैधानिक एवं संस्थागत विचारधारा, और दूसरा है व्यवहारिक विचारधारा। इन दोनों दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय संघ व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कानूनी या संरचनात्मक विचारधारा की। इस विचारधारा के समर्थकों में कैसी वेयर, C.H. अलेक्जेंडर विच, डेन पाल, एप्लेबी आदि प्रमुख है। इस विचारधारा के अनुसार भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है। यद्यपि
इसकी संघीयता की मात्रा के संबंध में मतभेद है। केसीवेयर यहाँ लिखते हैं कि भारतीय संघ अर्ध संघ है। केसीवेयर इसकी संघात्मकता के लक्षण को कम पाते हैं और वे इसे अर्ध संघ व्यवस्था मानते हैं। अलेक्जेंडर विच ने एज इंडिया ए फेडरेशन द इंटरनेशनल कंपैरेटिव लॉ में कहा है, भारतीय संघ कानूनी दृष्टि से पूर्ण संघ है, क्योंकि जो तत्व या लक्षण संघीय व्यवस्था में पाए जाते हैं वे सभी लक्षण भारतीय व्यवस्था में स्पष्टता में पाए जाते हैं। यानी जब हम संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण और विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संघ व्यवस्था में संघीय शासन की सभी विशेषताएं, सभी लक्षण विद्यमान है और इन लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर भारतीय संघ को पूर्ण संघ कहा जा सकता है। एपलबी के अनुसार भारत में केंद्र शक्तिशाली लगता है, परंतु राज्यों की शक्तियां भी कम नहीं है। उनकी मान्यता है कि यदि राज्य केंद्र की किसी नीति के विरुद्ध संगठित हो जाए तो केंद्र को अपनी नीति क्रियान्वित करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऊपरी तौर पर देखने से यह लगता है कि भारत में केंद्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली है और कई ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में रखे गए हैं जो कि केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन फिर भी इससे यह दृष्टिकोण या यह मत निकालना सही नहीं है कि राज्य पूर्णतः शक्तिहीन है। राज्यों के पास भी अनेक ऐसी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से राज्य केंद्र को झुका सकता है, केंद्र के साथ समझौता कर सकता है। यानी राज्यों की एकजुटता और राज्यों की शक्ति के आगे कई स्थान ऐसे आते हैं जहां केंद्र कुछ नहीं कर सकता। तो दिखने में केंद्रीय शासन व्यवस्था शक्तिशाली है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि राज्य पूर्णतः शक्तिहीन है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कानूनी या संरचनात्मक विचारधारा पर जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में संघात्मक शासन के लिए जो जो प्रावधान होने चाहिए, जो जो लक्षण और विशेषताएं होनी चाहिए, वह सभी भारतीय संघ व्यवस्था में विद्यमान है। अतः भारत को पूर्ण संघ राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। सभी आवश्यक प्रावधान जो संघीय शासन व्यवस्था में होने चाहिए वे सब भारत में हैं। अतः कानूनी या संरचनात्मक विचारधारा के अनुसार भारत पूर्णतः एक संघ राज्य है। इस दृष्टिकोण की आलोचना कई विद्वानों ने की है और इसकी आलोचना हम इस आधार पर कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण की आलोचना 3 प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहला है, यह दृष्टिकोण संविधान की औपचारिक विवेचना पर बल देता है। अतः इसमें गतिशील तत्वों की उपेक्षा की जाती है। यानी संरचनात्मक या कानूनी विचारधारा है तो जो कानून में या संरचनात्मक ढांचे में दिया गया है उसी को दृष्टिगत रखते हुए यह अपना मत प्रकट करता है और ऐसे में कई व्यवहारिक चीज़ें छूट जाती है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह व्यवस्था के आंतरिक कार्यों की उपेक्षा करने के कारण सत्ताधिकारों के विनिर्दिष्ट विभाजन में होने वाले वास्तविक परिवर्तनों की विवेचना करने में विफल है, क्योंकि यह संरचनात्मक और कानूनी दृष्टिकोण वाली विचारधारा है। तो यह सत्ता विभाजन में जो व्यवहारिक पहलू है उन पर
ध्यान नहीं जाता, बल्कि जो व्यवस्था संविधान में या कानूनों में की गई है उसी के आधार पर यह संघ की भारतीय संघवाद की विवेचना करता है। अतः भारतीय संघवाद की पूर्ण विवेचना इसके द्वारा नहीं की जा सकती। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह दृष्टिकोण विवेचना के दोहरे स्तर पर बल देता है। अतः उपराष्ट्रीय उप क्षेत्रीय पहचानों की समस्या को नज़रअंदाज करता है। विवेचना के दोहरे स्तर का मतलब यह केवल केंद्र और राज्य सरकारों के शक्ति विभाजन, उनके अधिकार और उनके दायरों तक ही सीमित है, जबकि एक राष्ट्र में राष्ट्रीयता की पहचान के कई स्तर होते हैं। क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय आदि आधारों पर और स्थानीय आदि कई आधारों पर समस्याएं और उनकी पहचान होती है और उनके समाधान ढूंढे जाते हैं। इन उप पहचानों पर यह दृष्टिकोण ध्यान नहीं देता। यह दृष्टिकोण संविधान द्वारा निर्देशित विकास रणनीति से उपजी भारतीय राजतंत्र की समस्याओं की अवहेलना करता है। क्योंकि ये केवल दो ही स्तरों पर ध्यान देता है, अतः इन स्तरों के अलावा जितने उप स्तर और उप समस्याएं होती है उनकी इस दृष्टिकोण में अवहेलना होती है। अतः यह दृष्टिकोण भारतीय संघीय व्यवस्था का सही मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं माना जाता। दूसरा दृष्टिकोण या दूसरी अप्रोच भारतीय संघवाद के अध्ययन की है व्यवहारिक दृष्टिकोण। रिकर ने वैधानिक दृष्टिकोण को अत्यधिक विधिवादी बताया है। उनके अनुसार संघवाद सांविधानिक बात की बजाय संगठनों की श्रृंखला के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि संघवाद एक गतिशील तत्व है और यह सरकारों के क्रियात्मक पक्ष के आधार पर इसके स्वरूप का निर्धारण किया जाना ज़्यादा सटीक होता है, बजाय कानूनी या वैधानिक स्वरूप के आधार पर इसकी विवेचना की जाए। व्यवहारवादी संघवाद का अध्ययन व्यवहारिक रूप में करते हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं को महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण केंद्र राज्यों के गतिशील संबंधों का अध्ययन गतिशील प्रक्रिया के रूप में करता है, जिसमें सत्ताधिकारों के विभाजन और क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय तनावों से उत्पन्न असंतुलन के कारणों, परिणामों व संतुलन बैठाने के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये सभी क्रियाएं प्रायः संवैधानिक या संरचनात्मक कानूनी ढांचे के इतर होती हैं। अतः व्यवहारिक स्वरूप के आधार पर भारतीय संघवाद का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों में मॉरिस जोन्स, मार्कुस और फ्रांडा तथा अशोक चंदा आदि महत्वपूर्ण विचारक हैं। व्यवहारिक पहलू के आधार पर इसकी धारणा है कि नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघीय व्यवस्था का अंत हो गया है, अपितु संसदीय प्रणाली भी लुप्त सी लगती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण भारत को व्यवहारिक पहलुओं पर भारतीय संघवाद को कसौटी पर कसने पर यह पाता है कि भारत में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे भारतीय संविधान में संविधानोत्तर ऐसे प्रावधान विकसित हो गए हैं जिनसे संघीय व्यवस्था का अंत हो गया है और इसमें योजना आयोग या नियोजन व्यवस्था महत्वपूर्ण पहलू है।
मॉरिस जोन्स ने अपनी रचना गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारतीय संघ व्यवस्था को केवल सहयोगी संघवाद माना है, जिसे उन्होंने सौदेबाजी कहा है, यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म, जो स्पष्ट या अव्यक्त रूप से विभिन्न एजेंसियों के परिचालन में देखा जा सकता है, जैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें तथा अन्य सांविधानिक निकाय। ये प्रायः ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधानोत्तर रूप से विकसित हुई है, लेकिन संविधानोत्तर होते हुए भी इनकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि ये संघ व्यवस्था के स्वरूप को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, गंभीरता से प्रभावित करते हैं और केंद्र और राज्यों के शक्ति वितरण को या शक्ति विभाजन को गहराई के साथ प्रभावित करते हैं। अतः जब हम व्यवहारिक पहलू से देखते हैं तो भारतीय संघ व्यवस्था में कई संविधानोत्तर ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हो गई है जिन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था के स्वरूप को एकात्मकता की ओर धकेल दिया है।